एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लेने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs की ये चौथी क्लास है, चौथा एपिसोड है ये। तो आज हम इससे पहले हम लोग 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 40+ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो चलिए हम समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। कथन ए कह रहा है 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो कथन और कारण दोनों रीड करने के बाद हमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं इनमें से आंसर चूज़ करना होता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। जो कथन दे रखा होता है कारण में उसका स्पष्टीकरण देना होता है, हमें बताना होता है ये सही है कि नहीं है। तो अगर ये दोनों सही होते हैं और स्पष्टीकरण भी सही होता है तो हम ऑप्शन ए टिक करते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन क्या कह रहा है, आर और ए दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। अच्छा, अगला कह रहा है कि ए सही है आर गलत है, डी कह रहा है ए गलत है आर सही है। अच्छा, तो हमें पता है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास का अधिवेशन था ये, ठीक है, मद्रास का अधिवेशन था। यहाँ पर सर्वसम्मति से जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया गया था, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो कथन ए है ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हमें पता है कि साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आर भी सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम साइमन कमीशन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक। ये डेट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिएगा और मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अभी बताया मैंने कि 1927 में गठन इसका हो गया था, 1927 में ही साइमन कमीशन का, ठीक है। मद्रास अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, वहाँ पर सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया गया था। मुस्लिम लीग ने जो है इस फैसले का विरोध किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, ठीक बात है। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है, 1940 में वर्धा के पास एक जगह पड़ती है पवनार, ठीक है, पवनार के पास से ये जो है सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक। अब हमें पता चल गया 2 सत्याग्रही, प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे तो आप लोगों का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को तीसरे सत्याग्रह का नाम बताने जा रही हूँ जो कि हैं ब्रह्मदत्त जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसके तीसरे सत्याग्रही थे, ठीक बात है। एक बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के महिला संगठन
कर्ता के रूप में था। अच्छा, तो जो ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सभी ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ठीक है, और बम्बई के ग्वालियर टैंक में इसका प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। अब अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के साथ कैसे जुड़ी थी, इस पर बात कर लेते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, शुरू होने से पहले ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि ऑपरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है, ऑपरेशन 0R चलाया। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ऑपरेशन 0R चलाया, 0R चलाया, और जितने भी सत्याग्रही थे सबको जेल में डाल दिया, ठीक है। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में डाला गया, और उसके बाद जो जयप्रकाश नारायण थे इनको सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी सत्याग्रही और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको बिहार में रखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी सत्याग्रही थे, जो भी जुड़े हुए आंदोलन से नेता थे, उनको सबको जो आंदोलन था शुरू होने से पहले ही इनको जेल में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया, ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था नेतृत्व विहीन हो गया। अब क्या हुआ, लेकिन नेतृत्व विहीन होने के साथ साथ ही कुछ नेता जो कि गिरफ्तार नहीं हुए थे, गिरफ्तार नहीं हो पाए, उनमें से एक थी अरुणा आसफ अली, ठीक है। अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने क्या किया कि 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था, ठीक है, तो इन्होंने ग्वालियर टैंक में झंडारोहण किया, एक बात। उसके बाद इन्होंने उषा मेहता के साथ मिलकर, उषा मेहता के साथ मिलकर सीक्रेट गुप्त रेडियो, ठीक है, सीक्रेट रूप से, मतलब छुपे रूप से, गुप्त रूप से रेडियो प्रसारण किया। ये कहाँ से होता था, मुंबई से होता था, ठीक है, उषा मेहता के साथ। और इनको अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब हम पूना पैक्ट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। पूना पैक्ट क्या है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, एमजी गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है। वहाँ पे महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे। किसके प्रयासों से हुआ था, मदन मोहन मालवीय उनमें से एक थे, इनके प्रयासों से हुआ था, मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड विलिंगटन वायसराय था। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे। क्यों हुआ था, कम्युनल अवार्ड में जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट में संशोधन करने के लिए हुआ था। क्या संशोधन करने के लिए हुआ था कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त करके उनके लिए सीटों में आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई पूना पैक्ट से जुड़ी हुई, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, एक मील का पत्थर बना क्यों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अब हरिपुरा अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, सूरत में पड़ता है, सूरत
ज़िले में गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता था। ठीक है, इसमें इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो सुभाष SC बोस, जिन्हें कि हम सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, ये हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज क्या है? महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम हिंद स्वराज है, याद रखिएगा। ये पुस्तक का नाम भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं रेलवे की आलोचना क्यों की? अच्छा, अब लेते हैं, पहला जो है प्लेग। उस समय प्लेग बहुत चलता था, जो कि जीवाणु से फैलता था, बैक्टीरिया से फैलता था, महामारी का वाहक है, इसलिए बार बार पड़ने वाले दुर्भिक्षों का साधन है, इसलिए समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटनाओं का वाहक है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है, अब ये जो कूट दे रखे हैं वो हमें बताने हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2 और 3। प्लेग जब फैला होता था तो क्या होता था, जो बहुत सारी जो रेलगाड़ियाँ थीं वो भर भर के जाती थीं, चूँकि ये बैक्टीरियल बीमारी थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पे संचरण हो जाता था इसका। ठीक है, बार बार अकाल पड़ने का साधन वो इसलिए होता था कि क्या होता था, जो अंग्रेज होते थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल खोखला कर दिया था। इतना ज़्यादा कर लगान सब कुछ वसूल रहे थे, किसानों को खेती नहीं करने देते थे, जो भी कुछ होता था कच्चे माल को वो लेकर के जाते थे, हमारे किसानों के पास अन्न नहीं बचता था, अकाल पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, तो क्या होता था, बहुत सारा उनके ऊपर कर लगा दिया जाता था, तो वो सारा जो भी अनाज होता था वो कर के रूप में चला जाता था, तो वो अकाल का एक साधन बन जाता था। ठीक है, समाज में वर्ग भेद भी बढ़ रहा था कि जब एक जगह से लोग दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, मतलब जो अपर क्लास होता था वो अलग डिवाइड हो रहा था, लोअर क्लास तो अलग था ही था, तो इस तरीके से समाज में वर्ग भेद भी बढ़ रहा था। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके पहचान करनी है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है किसके बारे में दिया गया है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को, अपमान को के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों तथा कथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के लिए दायी हैं, जो मनुष्य से वंचित होकर, ये के नहीं होगा यहाँ पे, से वंचित होकर उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो कि मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो सम्मान चिन्ह दिए गए थे अंग्रेजों की तरफ से विशेषकर भारतीयों को, ठीक है, तो ये उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट कब दिया गया था? ये जो स्टेटमेंट है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेजों ने उनको ना नाइटहुड की उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने भी केसर हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक इन सब का भी त्याग कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, क्यों पारित किया गया? कृषि में सुधार करने के लिए तो नहीं पारित किया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब लाया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, और 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, कौन? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या था कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जो है उठा लिया जाता था और उसको 2 साल तक की कैद की जा सकती थी केवल शक के आधार पर। ठीक है, और इस रॉलेट एक्ट पर जो भी केस बनता था उसमें किसी भी साक्ष्य को माना नहीं जाता था, कोई भी साक्ष्य भी माने नहीं जाते थे। ठीक है, तो जब उस समय 1919 के टाइम पे असहयोग से पहले क्या होता था, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, जो राष्ट्रवाद था बहुत तेजी से फैल रहा था, इसीलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो इसका अध्यक्ष कौन था। तो रॉलेट एक्ट के जो अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट इनका नाम था, सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, और ये सेडिशन समिति के अध्यक्ष थे और सेडिशन समिति की सिफारिश पर ही रॉलेट एक्ट
पारित किया गया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट बनाया गया था। और क्या हुआ, रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। ओके, ठीक है। अब जब रॉलेट एक्ट हटा या किसने निरस्त किया रॉलेट एक्ट को, तो लॉर्ड रीडिंग ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल नाम है रॉलेट एक्ट तो उनके अध्यक्ष के नाम पर है, इसका एक नाम यदि ऐसे पूछ दिया जाए तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी को कहा जाता था अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है, अपराध अधिनियम 1919 इसी को कहते थे। तो अगर ये नाम भी आ जाता है तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने जो है 6 अप्रैल को इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आगाज किया था। फिर उसके आगे और भी घटनाएं होती गई, वो उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जो आएंगे क्वेश्चंस में आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। हुआ क्या था कि वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, जब असहयोग आंदोलन के समय 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ये बारदोली, इसको फिर से लिख देते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और ये क्यों किया था बारदोली का सत्याग्रह कि अकाल और बाढ़ पीड़ित किसान जो थे उन पर कर की मात्रा बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी, उस कर को कम करवाने के लिए बारदोली सत्याग्रह किया गया था। किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा में काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। ये बिल्कुल सही बात है। असहयोग आंदोलन से पहले जितने भी आंदोलन हुए वो इतनी ज़्यादा जन सैलाब और उतनी प्रबलता के नहीं थे जितना कि असहयोग आंदोलन था। तो कथन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये जो आंदोलन है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक संतोष, श्रमिक वर्ग के आंदोलन का मिश्रण था, नहीं, ये पूर्ण तरीके से राष्ट्रवादी आंदोलन था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के द्वारा छेड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम कूट्स में देख लेते हैं, जो कूट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य और अहिंसा इसके 2 प्रमुख घटक हैं, बिल्कुल सही बात है। सत्याग्रह का दर्शन यही कहता ही है कि सत्य और अहिंसा प्रमुख घटक होंगे। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि भाई आप जो है जो बुरे कामों से हिंसा करिए बट बुरे लोग जो हैं जो इन कर्मों को कर रहे हैं उनसे घृणा मत करिए, उनको सुधारने का प्रयास करिए, उन्हें भी प्रेम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कथन? सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जो सत्याग्रही होता है वो स्वयं को तो पीड़ा पहुंचा सकता है लेकिन बुरा करने के वाले को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। अगर पीड़ा पहुंचाएगा तो ये एक तरीके से हिंसा हो जाएगी, तो हिंसा तो सत्याग्रही करेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन है। तो कौन सा है? केवल डी, जो डी है केवल 1 और 2, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये रहा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में था? तो ये हमको बताना है। अच्छा,
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉर्लेमेंटो तो 1919 में आया था, 1919 में आया था, 1909 में आया था, सॉरी ये इट्स माय मिस्टेक। मॉर्लेमेंटो 1909 में आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है 1919 में पारित हुआ था और 1919 में पारित हुआ था और 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे और भारत सचिव जो थे मॉन्टेग्यू थे। तो उन्हीं के नाम पे इसका जो नामकरण हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो है प्रमुख उद्देश्य था। अब जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ तब हुआ क्या, इसकी विशेषताएं हम कुछ देख लेते हैं। पहला तो हुआ ये कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन। दूसरा, प्राथमिक लक्ष्य क्या हो गया? प्राथमिक लक्ष्य था कि सरकार में, ठीक है, सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। ये दो लक्ष्य, दो मेन मुद्दे थे जो यहाँ पे आगे आए। पहला था प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया और सरकार में भारतीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, और जो उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के उद्देश्य थे और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में पारित हुआ था और 1921 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में हुआ था। 17 नवंबर को शुरू हुआ था, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर 1932 तक जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। अच्छा, तो कौन कौन शामिल हुआ था इसमें? जो B.R. अम्बेडकर थे वो शामिल हुए थे, B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू एक्चुअली तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और, दो चीज़ें और समझ लीजिए कि इसका जो उद्देश्य था क्या था गोलमेज सम्मेलन करने का। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना प्रमुख उद्देश्य था। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को ध्यान करते चलिए, पढ़ते चलिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से मैंने ये जो है क्लास को डिज़ाइन किया है, तो आप लोग यदि मेरे साथ बोलते चलिए और आप लोग मेरा साथ देंगे तो फिर आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन अधिक से अधिक कर पाएंगे। मेरा जो प्रयास है, जो मैं कर रही हूँ, ये प्रयास भी पूरा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों जो है क्लास कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एक इसमें देख लेते हैं। जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था, इस समय वायसराय कौन था? वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। थर्ड गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड विलिंगटन वायसराय थे। और एक चीज़ और, एकमात्र महिला कौन थी जो इसमें शामिल हुई थी गोलमेज सम्मेलन में? तो एनी बेसेंट जो थी केवल एकमात्र महिला थी जो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च जब किया था दांडी में, तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 6 अप्रैल 1930 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो मैंने अभी ऊपर बताया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू 2 लोग थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है B.R. अम्बेडकर, तो हम B.R. अम्बेडकर पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये किसका वक्तव्य है, किसका कथन है? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो अधिवेशन था बेलगाम का अधिवेशन था, ठीक है, जो कि 1924 में हुआ था। ये केवल एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और बेलगाम कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट पैम्पलेट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ये है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल करना था सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दी वे आउट नामक पैम्पलेट इन्होंने जारी किया था। और जो CR फॉर्मूला था, CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी ने ही दिया था, जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये दोनों आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ। अच्छा, अब क्रिप्स मिशन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया था, ठीक है, 1942 में भारत आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा था। और इसका उद्देश्य क्या था क्रिप्स मिशन का? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था जो भारत में उस समय राजनीतिक गतिरोध हो रखा था, उस गतिरोध को दूर करना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। इसीलिए क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। अभी हमने पीछे बात करी थी कि उषा मेहता और अरुणा आसफ अली जब ऑपरेशन जीरो आवर चला 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक में जो है ध्वजारोहण किया था, झंडारोहण किया था और क्या किया था, उषा मेहता के साथ मिलकर के गुप्त रेडियो का प्रसारण भी किया था। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, ठीक है। तो इनको इसीलिए ख्याति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष 1925 में निर्वाचित हुए थे वे थे ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल सर्वप्रथम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब देख लेते हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष स्थल ले रखे हैं और ये, अच्छा यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा, स्थल इधर कर लीजिएगा, ये स्थल है और ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। स्थल के हमें अध्यक्ष बताने हैं, जो भी यहाँ पे दे रखा है। तो हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो डी के साथ इसको मैच कर देंगे। कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में हुआ था, 1925 में अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का अधिवेशन, कानपुर का जो अधिवेशन था, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर सी से इसको मैच कर देंगे। मद्रास में अधिवेशन हुआ था 1927 में, ठीक है, 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। 27 के अधिवेशन में क्या किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार करने के लिए सर्वसम्मति दी गई थी, अभी पीछे आपको बताया था क्वेश्चन में, ठीक है। और पूर्ण स्वाधीनता संग्राम का प्रण लिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी, ठीक है। और नासिक में जो अधिवेशन हुआ था, नासिक अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकली, किन महिलाओं को घर की चार दीवारी से किस आंदोलन ने बाहर निकाला? कूट चुनने हमें, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, देखिए होम रूल लीग जो था, दो होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, ठीक है, एक राजा राम मोहन राय की होम रूल लीग थी। तो स्वदेशी आंदोलन जब किया गया था, स्वदेशी आंदोलन किया गया था बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, महिलाएं जो है आई थी सामने, लेकिन उतना खुल के सामने नहीं आ पाई थी। तो ये दोनों पर तो आप कट लगा दीजिए, ठीक है, होम रूल और स्वदेशी नहीं। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो अभी हमने पीछे भी बात की थी, 1920 में बड़े पैमाने पर महिलाओं, बच्चों और किसानों ने, जो भारत का निचला तबका था, ठीक है, और मिडिल क्लास के लोगों ने भी, मध्यम वर्गीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो एक तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था दांडी मार्च करने के बाद, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है, इसमें भी महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और वो केवल हिस्सा ही नहीं लिया था, उन्होंने घर से बाहर निकली और मतलब इस आंदोलन में, इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन में क्या था कि किसानों ने हिस्सा लिया, महिलाओं भी आगे आई। विद्यार्थियों ने क्या किया, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, सरकारी स्कूल छोड़ दिए, ठीक है। वकीलों ने अदालत छोड़ दी, सरकारी लोगों ने अपने काम करना छोड़ दिए। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन को सफल बनाया गया था। तो जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में से त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया था? अच्छा इसमें हमें ना ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तो हम एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई, बहुमत प्राप्त किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल पर कार्य करना असंभव हो गया था। नहीं, ये भी गलत बात है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी गलत बात है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त कथनों में ABC में से कोई भी सत्य नहीं है। यही वाला कथन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया, ये इन्होंने BR अम्बेडकर ने नहीं की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन BR अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी BR अम्बेडकर ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1942 में, ठीक है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी 1936 में। तो जो 1937 के चुनाव हुए थे, केंद्रीय विधानसभा के जो भी चुनाव हुए थे, तब ये पार्टी लड़ी थी और इन्होंने 13 सीटें जीती थी, 13 सीटें जीती थी, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया। अच्छा, क्यों किया हमें बताना है। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, गलत बात है। इस समय कोई भी इन्होंने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन का दमन करने के लिए नहीं, यहाँ पे भी कोई भी भूख हड़ताल नहीं की थी। अच्छा, जो तीसरा ऑप्शन है ये है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो, यहाँ पे गलत है ये, इसको बी कर लेना और इसको सी कर लेना, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था। प्रेस उस समय क्या हो रहा था, जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो बहुत ही तेजी पर थे, जो समाचार पत्र थे, साप्ताहिक और दैनिक जो भी थे, ये क्या हो रहा था कि समाचार पत्रों के द्वारा ही कि हमारे देश में हो क्या रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां, राष्ट्रवादी आंदोलन और सत्याग्रह, ये सब किस तरीके से चल रहे हैं, आम आदमी तक, लोगों तक, आम जनता जो जन सैलाब होता है वहाँ तक ये खबरें जो हैं इसी के माध्यम से, अखबारों के पैम्पलेट्स के माध्यम से ही, पत्रिकाओं के माध्यम से ही फैल रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या कर रहे थे, अंग्रेज इस सबको बैन कर रहे थे। तो इसको ही रोकने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। रॉलेट एक्ट
का लक्ष्य, अभी हम रॉलेट एक्ट के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था कि बिना वकील बिना दलील का कानून काला कानून कहा गया था। तो किसी पर भी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया होती थी, किसी भी साक्ष्य को नहीं मानते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बिल्कुल सही बात है, संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच के झगड़े को सुलझा लिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उदारवादियों का और जो उग्रवादी थे, इनके बीच का जो झगड़ा था वो लखनऊ पैक्ट में सुलझाया गया था। तो ये तो गलत बात हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, इस पे क्रॉस लगा देते हैं। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था। ये भी गलत बात है, केवल एक करेक्ट हो जाएगा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। रावी के तट पर 1929 में, ठीक है, ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये जिस जगह पर ये हुआ था, लाहौर का जो ये इलाका है, उसमें अभी ये पड़ता है पाकिस्तान में, वैसे पंजाब प्रांत में पड़ता था। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल है 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रसार है और भारतीय दासता का पहले नंबर का बिल है। पब्लिक सेफ्टी बिल जब आया था तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो है दिया था मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। और जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को जो है आंदोलन को ब्रिटिश और ब्रिटिश कम्युनिस्ट संगठनों से अलग करना था। क्योंकि उस समय क्या था, पश्चिम में हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन है, ये थोड़ा ये काफ़ी लेट शुरू हुआ, लेकिन पश्चिम में उस तरफ यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था। कम्युनिस्टवादी सोच जो थी वो बहुत चरम पर थी। तो ये बिल इसीलिए लाया गया था जिससे कि और जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, संगठन है, उनसे भारतीय जो है कट जाएं और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रुक जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो M.A. अंसारी हैं, M.A. अंसारी ये सर्वदलीय बैठक के अध्यक्ष थे। और इसकी जो सर्वदलीय बैठक का जो सम्मेलन है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था नमक कानून तोड़ने के लिए? तो जो तंजौर के तट पर जिन्होंने अभियान संगठन किया था वो थे C. राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहा जाता है, तंजावुर के तट पर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, अभियान किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो है रामगढ़ में दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। इसका जो मेन मोटिव था, जो मेन दर्शन है वो ये है कि अहिंसा के द्वारा अपनी बात को मनवाना। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? हम सभी जानते हैं, पिट्सबर्ग पर फेंक दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का जिसने नेतृत्व किया था, जो अध्यक्ष थे, वो थे ऑप्शन नंबर सी सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, 1946 में आया था और उस समय क्लीमेंट एटली की सरकार थी। क्लीमेंट एटली अर्थात प्रधानमंत्री थे वहाँ पर। ठीक है, क्लीमेंट एटली, उनकी सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस हो गए, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए और तीसरे हो गए A.B. अलेक्जेंडर। ठीक,
और ये क्यों आया था? भारतीय संघ के गठन के हेतु कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 3 सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कौन नहीं था, तो जो विलियम वुड है ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जो जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? दांडी मार्च में गांधी जी के साथ एक ये पत्रकार थे वेब मिलर, ये गांधी जी के साथ इन्होंने कवरेज लेना शुरू किया था और ये अंत तक गांधी जी के साथ रहे वेब मिलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1929 में मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे 14 सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा था। 14 सूत्री मांगों में से हम कुछ एक देख लेते हैं। उसमें से एक मांग थी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो कम से कम 1/3 कर दिया जाए, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए और मुस्लिमों को अलग राष्ट्र भी दिया जाए। ये सारी मांगें 14 सूत्री मांगें थी मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, जिन्हें 1929 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा गया था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 14 सूत्री मांगें रखी थी तो महात्मा गांधी ने इनको एक उपाधि दी थी, वो थी कायदे आजम। ठीक है, कायदे आजम की उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें नेहरू ने समाजवाद को जो भारत की जो समस्याएं थी समाजवाद के द्वारा ही उनको हल किया जा सकता है, ऐसा वक्तव्य किसने जारी किया था? जवाहरलाल नेहरू ने जारी किया था। कहाँ जारी किया था? बम्बई के अधिवेशन में जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? तो फिनिक्स बस्ती के संस्थापक जो थे महात्मा गांधी थे और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। अच्छा, ठीक है, तो ये आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 43 क्वेश्चंस दोस्तों मैंने किए हैं, हम लोगों ने ये कर लिए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको पढ़िए, नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए, अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप लोग PDF के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।